हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज मैं वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तीनों ही देश एशिया के हैं और सबसे बड़ी बात, तीनों ने एक साथ ही अपने सफ़र की शुरुआत की थी। कौन सा देश आगे निकला, कौन सा पीछे रह गया, हम इसी चैप्टर में ये बात करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान अ कंपैरेटिव स्टडी, तीनों देशों के बारे में हम कंपेयर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ। किस तरीके से कौन सी तरक्की की राह पकड़ी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ने, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस कैसी है, तीनों की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है, इंडिया किस पोजीशन पर है, पाकिस्तान किस पोजीशन पर है और चाइना किस पोजीशन पर है। तो हम हर चीज़ के पैमाने पर उसे चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें। कॉमन स्टोरी क्या थी, अगर सारे देश तरक्की कर रहे हैं तो कौन सी कॉमन स्टोरी, कौन सी बातें कॉमन थी जो हर देश फॉलो कर रहा है, और चाइना एज ओवर इंडिया, चाइना इतना आगे कैसे निकल गया हमारे हिंदुस्तान से, ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, यहाँ पर हम तीनों की स्ट्रेटेजी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड, इंडिया और पाकिस्तान ने एक जैसी स्ट्रेटेजी ही अडॉप्ट की। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मिक्स्ड इकनॉमी थे, दोनों में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर काम कर रहे थे। पब्लिक सेक्टर जो थे वो की पोजीशन में थे। की पोजीशन का मतलब सारा का सारा मेन काम जो कर रहे थे वो सरकारी कंपनियां कर रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश के पास इन्वेस्टमेंट और कैपिटल नहीं थी, तो प्राइवेट लोग डर रहे थे पैसा इन्वेस्ट करने से, तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा आपकी इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर सेकेंडरी रोल दिया गया। सेकेंडरी रोल का मतलब क्या था कि वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता था, अभी भी सारे डिसीज़न यहाँ पर गवर्नमेंट ही ले रही थी। तो बेसिकली ये मिक्स्ड इकोनॉमी थी, पब्लिक प्लस प्राइवेट इकोनॉमी थी। उसके बाद चाइना, चाइना ने किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को चेकआउट किया, तो लिखता है, चाइना ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड ए मोर रिग्रेस, ऐसा मॉडल तैयार किया जो उसी टाइम से तेजी से रिकवर करने की कोशिश करने लगा। एस्टेब्लिश पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, इट हैज डिसाइडेड ब्रिंग ऑल द क्रिटिकल एरिया ऑफ प्रोडक्शन अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो सारे का सारा क्रिटिकल एरिया जो है वो गवर्नमेंट के अंडर दे दिया। नेशनल रिसोर्सेज व डिक्लेयर गवर्नमेंट मोनोपोली, इसके ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं, सपोज करो लैंड, वाटर, ये सारी के सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अंदर हैं, गवर्नमेंट जैसे चाहे उसे यूज़ कर सकती है। इवन चाइना ने स्टेटिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की। स्टेटिज्म का पॉलिसी का मतलब, जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी स्टेट है तो वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट उसकी मालिक है, स्टेट किस तरीके से उस रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहती है वो उस स्टेट पर ही डिपेंड करता है। तो चाइना अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ स्टेटिज्म, ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्टेज विद द स्टेट। द स्टेट डिसाइड, स्टेट डिसाइड करेगी, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनना है, कैसे बनना है और कितना बनना है और किसके लिए बनना है, ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो इसीलिए रिपब्लिक जो चाइना की थी, पब्लिक चाइना पीआरसी जो थी, जिसे हम नाम देते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो इस तरीके से तेज़ी से ग्रोथ करने लगी। इसके बाद कंपैरेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ देखिए, सबसे पहले इन 2017 जीडीपी इन चाइना इज एस्टिमेटेड टू बी 12.40 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर। इट इज अचीव्ड द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस। देखो, दोनों एक साथ शुरुआत हुई थी, इंडिया 1947 में, ये 1949 में, लेकिन ये वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन चुकी है। यूएस के बाद, अमेरिका के बाद सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। चाइना अचीव ब्रेक थ्रू जीडीपी इन 1980s। हमारे देश के अंदर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, लेकिन चाइना 1980 से ही अपने काम को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। द जंप इंडीड इज़ वेरी सब्सटेंशियल। जंप का मतलब क्या कहता है कि जो भी आपका जंप था वो बहुत ही तेज़ी से था, सीधा 4% जीडीपी ग्रोथ से सीधा 10% जीडीपी ग्रोथ के ऊपर आपको वो चीज़ें देखने को मिली। द ब्रेक थ्रू इज एस्ट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग
सेक्टर। किस किस वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिली? सबसे पहले जीएलएफ। जीएलएफ का मतलब है हर छोटी बड़ी कंपनी आप अपने घर में खोल सकते हो, आप हर जगह पर छोटी छोटी डेवलपमेंट कर सकते हो इकोनॉमी को फास्टर रेट पर डेवलप करने के लिए। तो जीएलएफ कैंपेन वाज लॉन्च इन 1958 टू अकम्प्लिश इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट फास्टर रेट। तो आप कहीं पर भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप अपनी इंडस्ट्रीज को खोल सकते हो। तो गवर्नमेंट ने, चाइना ने एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश किए जिससे आप एक्सपोर्ट आसानी से कर पा रहे थे। 100% इक्विटी, यानी कि आप 100% विदेशी अगर आकर मेरी कंपनी मेरे देश में पैसा लगाना चाहे तो दे आर फ्री फॉर एफडीआई। उसके बाद बेसिकली हमेशा चाइना ने क्या किया, बेसिकली रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल डिमांड, चाइना रिकॉर्ड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। हमेशा उसने बाहर के देशों की प्रॉब्लम को स्टडी करा, बाहर के देशों में क्या चीज़ चाहिए वो स्टडी करा और उसके बाद वही चीज़ बनाई और उनको सप्लाई करी। तो बाय 2010 इट हैज़ इमर्ज अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द ग्लोबल मार्केट। तो 2010 तक एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका था। अ जंप इन जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ में जंप का मतलब वाज नॉट ओनली थ्रू एफडीआई, देयर फॉर आल्सो बेसिक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर प्राइवेट लोगों ने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया था। तो इससे क्या हो जाता, इससे आपकी इकोनॉमी या जीडीपी तेजी से ग्रो करने लगी थी। इसके बाद कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, अगर हम इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें तो क्या हो रहा था 2017 तक इंडियन इकोनॉमी जो थी 2.439 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर थी। बिटवीन 1951 से 2070 तक हमारी एवरेज ग्रोथ रेट जो थी वो 5.9% थी, जबकि चाइना जो है वो 10% के आसपास ग्रोथ रेट पर पहुंच चुका था। जीडीपी इन इंडिया शोज सब्सटेंशियल राइज 1991 के बाद। देखो उसके अंदर, चाइना के अंदर 1980 से तरक्की होना शुरू हो गई थी। चाइना ने 1980 में अपनी जीडीपी को 4% से लेके 10% पहुंचा दिया था, लेकिन हम सुस्त चल रहे थे। 1991 के अंदर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए और हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चेंज होने के बाद ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करी। तो सबसे पहले मैसिव शिफ्ट टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन। पहले सारा काम गवर्नमेंट कंपनियां कर रही थी। हमने पढ़ा ना कि स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पब्लिक सेक्टर जो था वो प्राइमरी रोल में था, प्राइवेट सेक्टर जो था वो सेकेंडरी रोल में था। तो हमने इसे रिवर्स किया, प्राइवेट सेक्टर को प्राइमरी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया, तब जाकर हमारे देश में तेजी से काम होना शुरू हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट की दखलंदाजी कम की, लाइसेंस जो लगा रखे थे हर कंपनियों पे वो हटा दिए। ग्रेटर रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, अब हमारा देश भी एक्सपोर्ट प्रमोशन करने की कोशिश करने लगा रादर देन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पहले हमारे देश में जुगाड़ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, अपने देश में सामान बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और बाहर से नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें मंगाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो 2017 तक 271 बिलियन, हमारी ट्रिलियंस में चल रही थी, ये भाई अपना बिलियन में है, फिर भी इनकी तरक्की जो है वो 4% के आसपास चलती आ रही है। पाकिस्तान अचीव ब्रेक थ्रू इन मिड 80s। देखो इंडिया से पहले इसने तरक्की करना शुरू कर दिया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने पहले ही ले लिए थे, इन्होंने एफडीआई को 80s में ही प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस पाकिस्तान वर सिमिलर टू दोज इन इंडिया। लेकिन 2008 के बाद से टेररिज्म, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी भी सरकार गिर जाती थी तो कंपनियों को भरोसा होना ख़त्म हो गया पाकिस्तान पर और वो वहाँ पर इन्वेस्ट करने से डरने लगी। तो इसीलिए वहाँ पर फिर से ग्रोथ रुक गई और वहाँ पर फिर से एफडीआई वगैरह का इनफ्लो कम हो गया। तो पाकिस्तान में अगर टेररिज्म ना होता तो ये देश भी बहुत तेज़ी से तरक्की करता। तो लिखता है स्ट्रक्चरल ग्रोथ। देखो स्ट्रक्चरल ग्रोथ का मतलब क्या है कि हम प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा हैं या सेकेंडरी में ज़्यादा हैं या टर्शरी में ज़्यादा है, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है दैट इज़ परसेंटेज शेयर इन जीडीपी, और दूसरा ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है परसेंटेज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम
इंडिया का डाटा उठाते हैं, दोनों ग्रीन कलर वाले कॉलम्स को समझने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट देखो, इंडिया की प्राइमरी सेक्टर से 47% एम्प्लॉयमेंट आ रही है, यानी कि हमारे देश की आधी आबादी तो कहाँ लगी हुई है, आपकी प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर मतलब कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आधी आबादी लगी हुई है। अगर हमारी देश की 130 करोड़ आबादी है तो 65 करोड़ की मान लेते हैं हम यहाँ लगी हुई है, और लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना, सिर्फ 15%। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा देखो, सेकेंडरी सेक्टर में हमारी 22% आबादी लगी हुई है, हम 23% कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इंडिया के अंदर 31% आपकी जो आबादी है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो कहाँ से आ रही है, वो आपकी टर्शरी सेक्टर से। देखो 31% एम्प्लॉयमेंट और कंट्रीब्यूशन कितना जीडीपी में, 61%। तो अभी भी हम इससे क्या पता लग रहा है कि सिंपल सा लॉजिक कि अभी भी हम सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंडेंट है, अभी भी हम सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, हम अपने देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम अभी भी पुरानी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। हम सिर्फ देखने के लिए एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं कि भाई हाँ चलो ये बंदा काम पर जाता है। इसे हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। क्या मतलब, ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों को काम करते दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में जितनी आउटपुट आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही। अब देखिए चाइना के बारे में देखते हैं। देखो चाइना में 27% एम्प्लॉयमेंट आ रही है, यानी 27% के आसपास लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आपकी प्राइमरी सेक्टर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ 7.9%। चाइना की 28% आबादी, प्राइमरी सेक्टर में जितनी आबादी लगी हुई है उतनी ही सेकेंडरी में लगी हुई है। लेकिन देखिए कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन है 40.5%। 40.5% का मतलब बहुत हो गया भाई, बहुत, इंडिया से डबल हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की तरक्की होने का रीज़न है उसका सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद थर्ड सेक्टर को देखते हैं तो हमारी, देखिए इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ लगी हुई थी, प्राइमरी में। यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ लगी हुई है, सेकेंडरी में। तो इन चाइना के अंदर दोनों ही चीज़ें, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। पर्पल पिंक सा कॉलम जो दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि भाई वही इंडिया वाले हालात है पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी इवन बेटर है। 42% पॉपुलेशन लगी हुई है, और प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखो इंडिया से ज़्यादा दे रही है, 24%। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में 22% पॉपुलेशन, जीडीपी में ग्रोथ 19%। उसके बाद आपके पास आ जाता है 35% एम्प्लॉयमेंट लगी हुई है, और जीडीपी में ग्रोथ कंट्रीब्यूशन कितना है, 56%। तो देखिए हमने ये सारे फीचर पढ़े तो हमें क्या क्या आउटपुट मिला। देखो ऑल दीज थ्री कंट्रीज एक्सपीरियंस एंड नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आज़ादी के बाद से इन सब के स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है। आज़ादी के टाइम पर हम 72%, 72% प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। इंडिया की 72% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से आती थी। तो कह रहे बदलाव तो हुए हैं, चेंजेस तो हुए हैं। तो लिखता है नो लॉन्गर प्राइमरी सेक्टर इज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। तो वो कहता है कि अब आपका प्राइमरी सेक्टर ही सिर्फ आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा, आपका प्राइमरी सेक्टर ही सिर्फ आपको जीडीपी प्रोवाइड नहीं कर रहा। इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया और पाकिस्तान आर रिलाइंग मोर ऑन टर्शरी सेक्टर। भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों की दोनों किस पर डिपेंड कर रही है, टर्शरी सेक्टर पर। लेकिन चाइना किस पर डिपेंड कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर पर। यानी इंडिया और पाकिस्तान भैया बना बनाया माल खरीदती हैं और अपने देश को यूज़ कर लेती हैं सीधी सीधी भाषा में। लेकिन चाइना किस चीज़ पर फोकस करता है, चाइना उस सामान को बनाता है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर वहाँ पर ज़्यादा डेवलप कर रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इन दिस रिस्पेक्ट इज लाइक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री जैसा काम करती है, यूएस से जैसे काम करती है, यूएस से जैसे बिहेव करती है, यूएस से सेकेंडरी सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करती है, तो चाइना भी इसी तरीके से उस लेवल पर काम
कर रही है। एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हाउ एवर शोज अ डायरेक्टली फ्रॉम प्राइवेट टू टर्शरी सेक्टर। तो कह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों भैया टर्शरी प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर टर्शरी सेक्टर पर शिफ्ट हो गए। इम्प्लाइज दैट लैक्स इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, हमने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की कोशिश तो की ही नहीं, हमने अपने सपोज करिए सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश तो की नहीं, बना बनाया सामान इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको बताती है कि एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें बताएगा। तो सबसे पहले लिख रहा है कि हमारे देश में तकरीबन 120 करोड़ की आबादी है, चाइना में 133 करोड़ की आबादी है, और सिर्फ अभी तो हमारा ये जो भाई है ये सिर्फ 216 सपोज करो 20 करोड़ की आबादी के साथ ही काम कर रहा है। तो एनुअल ग्रोथ देखो, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान से पॉपुलेशन को देखने की ज़रूरत है, कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर हर साल 1.76 पॉपुलेशन यानी कि 1% पॉपुलेशन बढ़ जाती है। यानी अगर 130 करोड़ की आबादी है तो 1 करोड़ की आबादी हम हर साल बढ़ा देते हैं। चाइना के अंदर देखो पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, 133 करोड़ है, लेकिन उनकी एनुअल ग्रोथ रेट देखो 0.47, यानी कि हमसे आधी, उस आधी के अगर हमसे हमसे चौथाई है यानी 1/4 है। उसके बाद पाकिस्तान भैया इससे आगे है, पाकिस्तान तो हमसे भी आगे है, वो 1.8। डेंसिटी का मतलब है एक एरिया में, एक जगह पर कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। सपोज करो मैंने कहा कि 1 किलोमीटर के इलाके में अगर 10,000 लोग रहेंगे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, और अगर 1 किलोमीटर के इलाके में अगर आपके 100 लोग रहेंगे तो भीड़ कम होगी। तो डेंसिटी होती है पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के अंदर डेंसिटी देखो 382, इसका मतलब इंडिया के अंदर ज़मीन कम है और आबादी ज़्यादा है। चाइना में 143, चाइना के पास ज़मीन बहुत है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी डेंसिटी कम है। पाकिस्तान के अंदर जगह कम है और पॉपुलेशन भी चलो ठीक ठाक है, तो इसलिए डेंसिटी इंडिया से कम है। सेक्स रेशो की बात करें तो मेल फीमेल की बातें करें तो वही 940, 950, 952 ऑलमोस्ट बराबर चल रही हैं। पर 1000 मेल्स के ऊपर 940 फीमेल्स हैं। तो ये अर्बनाइजेशन की बात करें, शहरीकरण की बात करें तो इंडिया में अभी तक 31% शहर हैं, उसके बाद चाइना में 51, और पाकिस्तान देखिए हमसे आगे है 37%। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल से हमने क्या देखा, इंडिया और चाइना दोनों मिलकर 38% वर्ल्ड पॉपुलेशन को होल्ड करती हैं। इंडिया के पास 120 करोड़ से ज़्यादा 18% की वर्ल्ड पॉपुलेशन, चाइना के पास 134 करोड़ के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20%। पाकिस्तान स्मॉल कंट्री है, इंडिया और चाइना से 110 1/10 भाग इनका पॉपुलेशन के पास है। उसके बाद कह रहे हैं हाउ एवर टू डेमोग्राफिक पैरामीटर्स दैट मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाइना जो ग्रोथ रेट कर रहा है पॉपुलेशन में वो धीरे धीरे कर रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही जिस तेज़ी से इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ रही है। दूसरा फ़ायदा क्या है, चाइना के पास लो डेंसिटी है, एरिया ज़्यादा है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन कम है तो भीड़ भाड़ भी कम है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर उम्र की बात करें तो जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। एडल्ट लिटरेसी रेट, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों उतना अच्छा है। बिलो पॉवर्टी लाइन, लोअर इज़ बेटर, यानी जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हों उतने अच्छे हैं। इन्फेंट, अगर नवजात शिशु के मरने की बात करें तो हमेशा लोअर इज़ बेटर। इसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि बच्चा पैदा होने के टाइम पर माता जी को जो दिक्कत होती है वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद लोअर इज़ बेटर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव्ड रिसोर्सेज हायर इज़ बेटर, अंडर नरिश्ड लोअर इज़ बेटर, और पॉपुलेशन एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटाइजेशन हायर इज़ बेटर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो इन सारे इंडिकेटर्स को लेते हुए हमने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया। हायर वैल्यू ऑफ HDI पॉइंट्स, हायर रैंक, हायर लेवल ऑफ ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यानी एक कंट्री में जितने ज़्यादा ये सारी चीज़ें होंगी, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे, उसी देश को हम सबसे ज़्यादा डेवलप कहेंगे। इन इंडिया HDI फॉर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान 0.7, 0.64, 0.56। तो इसके अंदर सबसे पहले वही वाली बात, चाइना लीडर है क्योंकि चाइना के पास हर चीज़ ज़्यादा है, और HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी रैंक और रेशो भी ज़्यादा है। बिसाइड्स हर GDP कैपिटा
GDP per capita, चाइना हैज़ परफॉर्म इंडिया एंड पाकिस्तान इन द एरिया ऑफ नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब है ये अपने लोगों को अच्छे से फीड कर पा रहा है, नरिशमेंट दे पा रहा है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश पॉपुलेशन इज़ 11% इन चाइना, और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 20-20%। यानी लोगों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस मामले में चाइना हमसे काफ़ी गुना आगे है। उसके बाद कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की अगर कॉमन सक्सेस स्टोरी की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल किया है। पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड 4 फोल्ड इन पाकिस्तान एंड 3 फोल्ड इन इंडिया। तो 3 गुना यहाँ पर होगी और 4 गुना वहाँ पर होगी। द अब्सोल्यूट पॉवर्टी हैज़ बीन रिड्यूस, जो गरीबी थी वो हमने कम करी है, और बिलो पॉवर्टी लाइन कंटिन्यू टू बी वेरी लार्ज। तो वो कह रहे हैं कि नंबर्स तो बड़े हैं गरीबों के, लेकिन हमने कोशिश करी है कि गरीबी कम की जाए। फूड प्रोडक्शन है सक्सेसफुली केप्ट पेस राइज इन द पॉपुलेशन। हमेशा हमने गेहूं चावल इन सब की खेती तेज़ी से बढ़ाई है ताकि हम लोगों को फूड प्रोवाइड कर सके। फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज़ बीन अकम्पेड विद न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो फूड सेल्फ सफिशिएंसी, अब हर देश अपने देश की फूड्स की ज़रूरत को, गेहूँ चावल की खाने पीने की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। अ वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर हैज़ फाउंड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन बोथ द कंट्रीज। तो ग्लोबल सेक्टर के अंदर अब ये दोनों देश ही लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का हब बनने की कोशिश पे है। उसके बाद कॉमन फेलियर की बात करें तो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ यूज़ करी। इन्होंने बाहर से सामान मंगाने की जगह अपने देश में सामान बनाने की कोशिश करी। इन्होंने कभी भी ग्लोबलाइजेशन को आने ही नहीं दिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के फ़ायदे लिए ही नहीं। द माइंड सेट ऑफ द पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स हैड शोन प्रोग्रेसिव चेंज, कंट्रोल्स कंटिन्यू टू बी प्रेफर्ड। हमने चेंजेस तो करे, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन जो है वो हर जगह पर अपनी टांग अड़ाते थे, हर जगह पर सिफारिश लगाते थे, और वो फ्रीडम उनको नहीं मिल पाती थी। किसको? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी वही ब्राइब, घूस, पब्लिक से लोन लेना, टैक्स इज ए नेशनल हॉबी, टैक्स हटाना, यानी कि हर चीज़ अभी भी करप्शन के साथ चल रही थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो फिस्कल मैनेजमेंट इज ग्रोसली डिसअपॉइंटिंग, हायर फिस्कल डेफिसिट एवरेजिंग 7 to 8% GDP फेयरली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इन देशों में हमेशा नुकसान चल रहा था। इनकी GDP जो थी बेचारी 7-8% के आसपास रह जा रही थी, और इनको डेफिसिट, नुकसान भी बहुत सारा हो रहा था। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रिवेन्यू इज स्पेंड ऑन डिफेंस। और भैया ये सारे दिन लड़ने के ऊपर लगे रहते थे, और अपना सारा का सारा मोस्ट ऑफ द पैसा जो है वो डिफेंस पर खर्च करते थे, जिससे आपका पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, तो ये आपकी तरक्की को रोक देता था। उसके बाद एरिया वेयर इंडिया इज एज ओवर पाकिस्तान। वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से आगे है? तो इंडिया के पास स्किल मैन पावर ज़्यादा है, रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, इंडिया में साइंटिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एक्सपोर्ट की बात करें तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स में हम इस टाइम हब हैं, तो इंडिया इस बहुत आगे, 1991 से हम आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर लोग पढ़े लिखे, एजुकेटेड ज़्यादा हैं। इंडिया साइंटिस्ट के मामले में, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च में बहुत आगे है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। इंडिया इज अ बेटर रिकॉर्ड इन द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इंडिया का रिकॉर्ड एजुकेशन में बहुत अच्छा है। लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ये सब चीज़ें भी इंडिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एरिया वेयर पाकिस्तान एज ओवर इंडिया। पाकिस्तान भी कुछ चीज़ों में हमसे आगे है। तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल, लेकिन बेटर रिजल्ट, माइग्रेशन ऑफ वर्कफोर्स। पाकिस्तान ने जल्दी अपनी वर्कफोर्स को प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इंडिया बहुत देर से कर पाया। बिलो पॉवर्टी लाइन 29.5% ऑफ द टोटल, जबकि इंडिया के अंदर 21.9% थी। पाकिस्तान ग्रोथ स्ट्रेटेजी हैज़ बेटर ह्यूमन फेस देन इंडिया। तो गरीबी को कम करने में पाकिस्तान ने ज़्यादा काम किया एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इवन व्हेन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हैज़ बीन लोअर देन इन इंडिया, एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ हाई। मान लिया कि पाकिस्तान में पैसे कम लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी पैसे लग रहे हैं वो उसका एफिशिएंट यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड बेटर रिजल्ट रिगार्ड वाटर रिसोर्सेज। पानी मैनेज करने में, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में भी पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी आगे है। तो
तो ये सारे एरियाज़ है जहाँ पर पाकिस्तान हमसे अच्छा काम कर रहा है। चाइना एज ओवर इंडिया, चाइना हमसे आगे क्यों है? चाइनीज़ रिफॉर्म्स प्रोसेस बिगन मोर कॉम्प्रिहेंसिवली ड्यूरिंग द 80s। चाइनीज़ भैया 80s से ही तरक्की करना शुरू कर दिया था और इंडिया तो बेचारा उस टाइम पर मिड प्रोसेस पे था। वहाँ पर हमने तो तरक्की करना शुरू करी है 1991 से। इवन रिफॉर्म्स वर एक्टिवली परस्यूड इन 19 इंडिया फोकस मोर ऑन जीडीपी ग्रोथ कंट्रास्टिंग चाइनाज इनिशिएटिव फोकस ऑन पॉवर्टी एलोवेशन। हम यहाँ पर तरक्की के ऊपर फोकस कर रहे थे और चाइना गरीबी हटाने के ऊपर फोकस कर रहा था। चाइनीज़ एग्रीकल्चर को बहुत आगे ले गया चाइना। उसने कम्यून सिस्टम को, कलेक्टिव कल्टीवेशन को डेवलप किया ताकि मिलजुल कर फार्मिंग कर सके। ग्लोबल एक्सपोजर हो गया, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, लेकिन इंडिया अभी भी बहुत पीछे था। इन ऑल रिस्पेक्ट इंडिया आज रिमेन फार बिहाइंड। एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट इंडिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लेबर इंटेंसिव सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया अभी भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश करता है, जबकि चाइना जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर फोकस करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसे चाइना हमसे आगे निकल चुका है। तो यही सारी बातें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को अलग अलग बनाती हैं, चाइना को हमसे बहुत आगे ले जाती है और अभी भी हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर चिपके हुए हैं जिससे हम पिछड़े रह गए। थैंक यू। यहाँ से हमारी इंडियन इकोनॉमी ख़त्म होती है। अगर आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो हम उसके लिए भी कुछ वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको हर चीज़ आसानी से मिल सके। थैंक यू।